हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे आप मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं जो कि दिसंबर में कंडक्ट होने वाला है, दिसंबर 2024। अगर आप सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं जो कि यूजुअली जनवरी में होने वाला है, तो जनवरी 2025, या फिर अगर आप RIMC एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि बेसिकली दिसंबर 2024 में होने वाला है, तो इन सभी एग्जाम्स में एक चीज कॉमन है और वो है जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज में भी करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग इन सभी के लिए सितंबर 2024 के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज के इस सेशन में कवर करेंगे और ऐसे ही रेगुलर सेशंस आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रुप जैसे वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्रेफर करूंगा कि आप 4 PM के पहले पहले कॉल करें, लाइक 10 PM टू 4 PM मोस्ट सूटेबल आपके लिए हो सकता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स के कुछ न्यूज़ पे आते हैं और यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलता है कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, अब अमित शाह जी ने क्या किया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में जो उसकी कैपिटल है, जिसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, उसका नाम बदला जाएगा। और बदलने के बाद पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा, तो इसका नया नाम हो जाएगा श्री विजयपुरम। तो इम्पॉर्टेंटली आपको क्या याद रखना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप का नया नाम क्या होने वाला है, पोर्ट ब्लेयर जो था उसकी कैपिटल थी, उसका नया नाम क्या होने वाला है, तो श्री विजयपुरम इसका नया नाम हो जाएगा। अब इसके नाम के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो इसका जो नाम था एक्चुअल में यहाँ पे रखा गया था आर्कीबल्ड ब्लेयर के नाम पे। आर्कीबल्ड ब्लेयर जो थे वो पर्सन थे, एक ब्रिटिश सर्वेयर थे जिन्होंने अंडमान आइलैंड को पूरा डिस्कवर किया था और उनको ऑनर करते हुए इसका नाम जो है वो आर्कीबल्ड ब्लेयर के नाम पे पोर्ट ब्लेयर कर दिया गया। जबकि अगर और पहले हिस्ट्री में आप चलोगे तो इसका नाम पोर्ट कॉर्नवालिस रखा गया था, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमोडोर थे विलियम कॉर्नवालिस, और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं ये ब्रिटिश नेवल ऑफिसर थे, इन्होंने इसे डिस्कवर किया और यहाँ पे फंक्शंस किया। इस वजह से इसका नाम पहले पोर्ट कॉर्नवालिस था, बाद में इसका नाम पड़ा आर्केबल्ड ब्लेयर के नाम पे पोर्ट ब्लेयर, और अब इसका नाम बदला जा रहा है और अब इसका नाम बदलकर किया जा रहा है श्री विजयपुरम। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अब पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्री विजयपुरम। नेक्स्ट थिंग, आपको पोर्ट ब्लेयर से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स भी पता होंगे, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया पे रूल करते थे, कॉलोनी थी इंडिया उनकी, तो उस टाइम पे ये लोग क्या किया करते थे, जो भी फ्रीडम फाइटर्स हुआ करते थे उनको पनिश करने के लिए, उन फ्रीडम फाइटर्स को पनिश करने के लिए ये क्या करते थे, उनको पोर्ट ब्लेयर में एक जेल बनाया गया था जिसका नाम था सेल्यूलर जेल, वहां पे रखा जाता था। ठीक है, तो ये जो सेल्यूलर जेल है इसी को हम लोग कई बार हिस्ट्री में नाम सुनते हैं कि वीर सावरकर और जो बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं उन सभी को काला पानी की सजा दी जाती थी। तो वो काला पानी की सजा जो है वो क्या होता था, वो एक्चुअल में सेल्यूलर जेल में उन्हें रखा जाता था। और ये जो सेल्यूलर जेल है इसे 1906 में बनाया गया था। तो यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई। पोर्ट ब्लेयर का पहला नाम क्या था, पोर्ट कॉर्नवालिस था। देन आफ्टर किसके नाम पे पड़ा, तो आर्केबल्ड ब्लेयर के नाम पे पोर्ट ब्लेयर पड़ा। और अब वर्तमान में नया नाम क्या कर दिया गया है, तो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। 3 क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो गए।
सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सेल्यूलर जेल कहाँ सिचुएटेड है, तो आप बताएंगे कि पोर्ट ब्लेयर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 5th नंबर का पूछा जा सकता है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप की कैपिटल क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम हो जाएगा। काला पानी की सजा में कहाँ भेजा जाता था, तो सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर में भेजा जाता था। तो इतने सारे क्वेश्चन इस एक से आपके यहाँ पे बन सकते हैं और अभी तो अराउंड और 17-18 पेजेस आपके लिए अवेलेबल है। तो कोशिश रहेगी कि कोई भी क्वेश्चन आप मिस आउट ना करें। बस आपको यहाँ पे एक काम जरूर करना है कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उसे लर्न करते जाएं। एंड एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगा कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब क्या वो अरेबियन सी में सिचुएटेड है, क्या वो बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है, क्या वो इंडियन ओशन में सिचुएटेड है, या ये तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि अंडमान एंड निकोबार कहाँ सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला अपडेट आपके पास आता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में। आप सभी सिलेबस में यूएन के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो यूएन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जनरल असेंबली, जहाँ पे सारी कंट्रीज जो हैं वो मिलकर पार्टिसिपेट कर रही होती हैं और इसी में इनका 79th मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया। कब स्टार्ट किया गया, 10 सितंबर 2024 के दिन इस मीटिंग को स्टार्ट किया गया था और यहाँ पे वर्ल्ड की जो यूएन के मेंबर्स हैं 193 कंट्रीज, उनके तरफ से एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो यहाँ पे आते हैं और अपने इंटरेस्ट को शेयर करने का काम करते हैं, यानी कि जनरल डिस्कशंस यहाँ पे किया जाता है। जब कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी तो उस मीटिंग के कोई ना कोई प्रेसिडेंट होंगे। तो याद रखना है इस सेशन के प्रेसिडेंट जो थे वो फिलेमोन यांग को बनाया गया था, जो कैमरून से बिलोंग करते हैं। अगर मीटिंग की गई है तो उस मीटिंग का कोई ना कोई थीम भी रखा गया होगा। तो याद रखिएगा इसका थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड। इतना भी याद रख लेते हैं तो आपके लिए ये सफिशिएंट है, क्योंकि आगे है एक्टिंग टुगेदर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ह्यूमन डिग्निटी फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो इतना लंबा आपके लिए हो जाएगा। आप अगर सिर्फ लिविंग नो वन बिहाइंड पे याद रख लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपका काम बन जाएगा। तो क्या याद रखना है, 79th सेशन यूएन जनरल असेंबली का ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रेसिडेंट कौन थे, फिलेमोन यांग थे। कहाँ से हैं, तो कैमरून से हैं। थीम क्या रखी गई थी, लिविंग नो वन बिहाइंड रखा गया था। तो ऐसे 3 से 4 अलग अलग क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। नेक्स्ट थिंग, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये यूएन जनरल असेंबली जो है ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज है, कहाँ पे इसका ये कार्यालय है जहाँ पे ये मीटिंग ऑर्गेनाइज किया जाता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में पूछूं तो यूएन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली न्यूज़ आप सभी को पता है कि श्रीलंका में बहुत इकोनॉमिक फाइनेंशियल टर्मोइल चल रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो सब देश छोड़ रहे थे और उनको वहाँ से हटा दिया गया था। तो उसके बाद नए प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स बन चुके हैं। तो क्या क्या याद रखना है, श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं, आई रिपीट, श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, अनुरा कुमार दिसनयाके। अनुरा कुमार दिसनयाक नाम के पर्सन वहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट है। उन्होंने डॉक्टर हारिनी अमारासुया, जिनका इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसे श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर या पीएम बना दिया है। तो क्या याद रखेंगे, श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है, अनुरा कुमार दिसनयाके, या अनुरा कुमार भी आपके लिए ठीक है। एंड वहाँ का पीएम किसे बनाया गया, तो हारिनी अमारासुया को वहाँ का पीएम बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है फसाई की तरफ से, जो कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये क्या करती है, एक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को जारी करती है कि किस राज्य में जो फूड है वो कितना अच्छा है, उसकी क्वालिटी कितनी बेटर है। उसको दिखाने के लिए इनका स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में टॉप 3 जो स्टेट्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए। पहले नंबर पे आ चुका है केरला, सेकंड नंबर पे है तमिलनाडु एंड थर्ड नंबर पे आता है जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ का फूड आपके लिए बहुत ज़्यादा हाइजीनिक और बहुत ज़्यादा सेफ डिक्लेयर किया गया है।
नेक्स्ट न्यूज़ आती है गिरीश चंद्र मुर्मू जी से रिलेटेड। आप सभी जानते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी को, ये जम्मू एंड कश्मीर को जब स्टेट बनाया गया था तो वहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। एग्ज़ाम में इनके नाम के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए थे। ये किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? तो संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ये वही ट्राइबल कम्युनिटी है जिससे इंडिया की प्रेसिडेंट भी बिलोंग करती हैं। दूसरी चीज़ हो गई। थर्ड थिंग, ये इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रूप में वर्तमान में काम कर रहे हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम क्या होता है? गवर्नमेंट के जितने भी इनकम एक्सपेंसेस हैं वो सही तरीके से किए जा रहे हैं या नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, उनकी जांच करने का काम कौन करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करता है, सीएजी करता है। वर्तमान में इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इन्हें इनके इम्पोर्टेंस को देखते हुए एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का चेयरपर्सन बनाया गया है 2024 से 27 तक के कार्यकाल के लिए। तो मतलब सोच लीजिए कि एशिया में जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ऑडिट से रिलेटेड, उसका चेयरपर्सन भी यही बन चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है श्रीलंका से रिलेटेड। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि वहाँ के नए प्रेसिडेंट कौन हैं, तो अनुरा कुमार दिसनयाके जो हैं वो श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिनका नीचे आप इमेज देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, चूंकि हम लोग डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम्स दे रहे हैं तो डिफेंस से रिलेटेड एग्जाम में ऑब्वियस है कि आपसे डिफेंस एक्सरसाइज पूछे जाएं। तो इसी सीक्वेंस में आपको पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिगेड 7 के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया है इंडिया और ओमान के बीच में, और एयर फोर्स का ये एक्सरसाइज है। तो इंडिया एंड ओमान के बीच में एयर फोर्स का ये एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया। किस जगह पे किया गया? तो मसीरा नाम का प्लेस ओमान में सिचुएटेड है, वहां पे इसे कंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आता है एशिया पावर इंडेक्स को लेकर, जिसको कि लॉवी इंस्टीट्यूट की तरफ से इशू किया गया है। ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, उनमें से सबसे पावरफुल के रूप में कौन उभर कर सामने आ रहा है। तो उसमें टॉप 5 अगर आप देखोगे एशिया और पैसिफिक रीजन में, तो यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पे, चाइना दूसरे नंबर पे और थर्ड नंबर पे इंडिया आपको देखने को मिल रहा है। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व का मोमेंट होना चाहिए कि हम धीरे धीरे जो है वो पावरफुल नेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है डीआरडीओ से। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इनका बेसिक काम क्या होता है? डिफेंस से रिलेटेड नई नई चीज़ों का आविष्कार करना, ताकि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो अपडेटेड रहें और बेटर वर्क कर सकें। इन्होंने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के साथ मिलकर एक नया बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है, जिसका इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो जैकेट है इसका नाम रखा गया है अभेद। क्या नाम रखा गया है? अभेद। मीन्स जिसको कोई भेद नहीं सकता, जिसको कोई डिफीट नहीं कर सकता। यानी कि अगर कोई इंडियन पर्सनल जो डिफेंस में है वो इस जैकेट को पहन लेते हैं तो बुलेट वगैरह इससे पार नहीं कर सकती, उन पे गोली का अटैक नहीं होने वाला। तो ये जो यहाँ पे जैकेट बनाया गया है, बुलेट प्रूफ जैकेट, ये हाई रिस्क सिचुएशन में इंडियन सोल्जर्स को या सिक्योरिटी पर्सनल्स को दिया जाएगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसका वेट इन्होंने अब और कम कर दिया है, वो भी प्रोटेक्शन लेवल को बढ़ाते हुए। इसका वेट 8.2 किलोग्राम से 9.5 किलोग्राम का होगा। जी हाँ, आपको लग रहा होगा कि ये भी अपने आप में बहुत हैवी होता है, लेकिन पहले जो जैकेट्स हुआ करते थे वो 15 to 20 किलोग्राम्स के हुआ करते थे। तो उनके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को इन्होंने जो है बनाने का काम किया है। तो नाम क्या है इसका? अभेद है, याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आता है डीआरडीओ से ही रिलेटेड। इन्होंने इंडिया का पहला भारत में बनाया एक टैंक, जिसको नाम दिया गया है जोरावर। और ये टैंक क्या करेगा? माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी क्षेत्र में
हम लोगों को हेल्प करने वाला है। मतलब कि अगर लद्दाख रीजन में ले जाएं आप इसे, तो हम लोगों की सिक्योरिटी में बहुत ज़्यादा बेटर वर्क ये कर सकता है। तो ये टैंक का नाम क्या रखा गया है? जोरावर रखा गया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभेद क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए बुलेट प्रूफ जैकेट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जोरावर क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि एक टाइप का टैंक है। नेक्स्ट थिंग, इंडियन आर्मी ने बोइंग कंपनी को ऑर्डर दिया था अपाचे हेलीकॉप्टर को लेकर, जिसके स्टार्टिंग के 3 हेलीकॉप्टर जिनका नाम है AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर बोइंग कंपनी जो है वो बना चुकी है और इंडिया को दिसंबर 2024 तक हैंडओवर कर देगी। तो अब इन हेलीकॉप्टर्स की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो अपाचे क्या है याद रखना है? हेलीकॉप्टर है जिसे हमने बोइंग कंपनी से परचेज किया है। नेक्स्ट न्यूज आता है कि भारत जो है वो 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर बन गया है एथेनॉल का पूरे वर्ल्ड में। अब एथेनॉल क्या है? तो एथेनॉल जो है वो इथाइल अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। ये एक रिन्यूएबल बायोफ्यूल है जो कि प्लांट से प्रोड्यूस किया जाता है। मतलब प्लांट से हम लोग फ्यूल प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी मदद से हम लोग व्हीकल के जो पेट्रोल डीजल्स हैं उनको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एथेनॉल मिक्स करते जा रहे हैं, ताकि हमारा जो पेट्रोल या डीजल के इंपोर्ट हमें करना पड़ता है बाकी कंट्रीज से, उस पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाए। तो ऐसा काम हम लोग कर रहे हैं और ऐसा करते हुए जो है वो इंडिया यहाँ पे 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड साथ में कंज्यूमर भी बन चुका है। कैसे बनाया जाता है ये? तो याद रखिएगा, फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू एक बैक्टीरिया होता है ईस्ट, जिसका यूज़ करते हैं, वो शुगर को एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है एंड शुगर को कन्वर्ट करता है। तो बाई प्रोडक्ट या रॉ प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे? तो रॉ प्रोडक्ट के रूप में आप बोल सकते हो कि जो शुगर कैन होते हैं ना, उनका जो मोलासेस होता है, उसका जो कचरा होता है, उसका यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसे जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ आती है 7th एडिशन ऑफ ग्लोबल एरोस्पेस समिट को ऑर्गेनाइज किया गया अबू धाबी में, जहाँ पे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने जो एयर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो कोई प्लेन हो या कोई हेलीकॉप्टर हो या टाइप ऑफ थिंग, वो वहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जिसकी मदद से बाकी कंट्रीज जिन्हें वो यूज़फुल लगे वो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा, अबू धाबी कहाँ पे सिचुएटेड है, किस कंट्री में है? कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं कि भैया इंडिया ने पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने का एक प्लांट लगाया है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल बनाने का एक प्लांट लगाया है। ये प्लांट थर्मेक्स लिमिटेड नाम की एक कंपनी में लगाया गया है जो महाराष्ट्र के पुणे में सिचुएटेड है। यह भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल लाने का प्लांट है। आप सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे लिए पॉल्यूटेंट है, तो उसको खत्म करके मेथनॉल बन जाएगा, जिसको हम लोग फ्यूल के रूप में काम में ले लेंगे। तो वेस्ट से हम लोग फ्यूल बनाने का ये पहला प्लांट यहाँ पे लगा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज आता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 जो है वो जारी किया गया था। ये इनोवेशन इंडेक्स जो है वो विपो नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जारी करता है। तो याद रखिएगा, WIPO नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे जारी करने का काम करता है। इन्होंने ये बताया कि भैया इंडिया अब 39th प्लेस पे है इनोवेशन करने में, मतलब नई नई चीज़ों को डेवलप करने बनाने में इंडिया अब 39th रैंक पे है। पहले हम लोग बहुत पीछे थे। अभी टोटल 133 कंट्रीज को यहाँ पे रैंकिंग दी गई, जिसमें से इंडिया 39th नंबर पे आपको मिल जाएगा। इंडिया में भी 4 इम्पॉर्टेंट सिटीज मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई है, जो वर्ल्ड के टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर के रूप में जाने जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड बहुत अच्छा डेवलपमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पे याद रखना है। लेकिन अब इंडिया 39th रैंक पे तो है, तो बाकी कंट्रीज़ का क्या स्टैंड है? तो
टॉप 5 कंट्रीज याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएस, सिंगापुर और यूके, ये यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज आता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये एक ट्राइब कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि ये किस ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। इन्होंने रिसेंटली 8th इंडिया वाटर वीक को स्टार्ट किया था 17 से 20 सितंबर में न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे ऑनर किया गया था कुछ वुमेन्स को, जिनमें है उजियारोबाई और लक्ष्मण मैरी नोंगक्लॉ को। इन्हें वाटर वॉरियर्स यानी कि जल योद्धा के रूप में भी जाना जाता है इनके वाटर कंजर्वेशन एफर्ट के लिए। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन एफर्ट के लिए किन्हें हम लोग वाटर वॉरियर कहते हैं, तो उजियारोबाई और लक्ष्मण मैरी नोंगक्लॉ को वाटर वॉरियर्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आता है आपके सामने कि हाल ही में सितंबर में एक टाइफून यागी देखने को मिला था, और ये टाइफून एशिया कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा था। लाइक म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड वगैरह में इसने नुकसान पहुंचाया है, जैसा कि आप ऊपर इमेज में देख ही पा रहे हैं। तो याद रखिएगा यागी नाम का जो टाइफून है वो इन कंट्रीज में आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज होता है 29 सितंबर से लेके 25 नवंबर के बीच में हमारी जो अर्थ है उसको एक सेकंड टेम्पररी मून मिलने वाला है। सेकंड टेम्पररी मून मिलने वाला है, करेक्ट। आप सभी जानते हैं कि भैया इंडिया का तो एक ही मून अवेलेबल है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मून ही कहते हैं। ये हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा एस्ट्रॉयड को देख पा रहे होंगे। इस एस्ट्रॉयड का नाम है 2024 PT5 नाम का ये एक एस्ट्रॉयड है यहाँ पे, जो कुछ दिनों के लिए, और कुछ दिन का भी मतलब कितना, तो यहाँ पे ये 29 सितंबर से लेके 25 नवंबर के बीच अर्थ का चक्कर लगाएगा। इस वजह से इसको हम लोग टेम्पररी मून के रूप में भी जान रहे हैं, या फिर अर्थ का सेकंड मून भी इसको कहा जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आती है ब्रिक्स कंट्रीज से रिलेटेड। पहला काम तो आप ये करेंगे कि ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड है ना BRICS, इसमें सारी कंट्री के ही नाम लिखे हुए हैं। जैसे I फॉर यहाँ पे इंडिया है, तो बाकी का आप लोग एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में कमेंट कीजिए। इन्होंने लिटरेचर फोरम 2024 को स्टार्ट किया, तो इनका लिटरेचर फोरम जो है वो 11 सितंबर को रशिया के कजान में स्टार्ट किया गया था, एंड वहाँ पे ये लोग वर्ल्ड के जितने भी लिटरेरी वर्क्स हैं, स्पेशली इन कंट्रीज से रिलेटेड जो बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह हैं, उनके डिबेट डिस्कशंस को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। थीम है वर्ल्ड लिटरेचर इन द न्यू रियलिटी, डायलॉग ऑफ ट्रेडिशंस, नेशनल वैल्यूज एंड कल्चर्स। इसका थीम यहाँ पे जो है वो रखा गया था। नेक्स्ट न्यूज, अमृत मोहन प्रसाद को अपॉइंट कर दिया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ SSB या सशस्त्र सीमा बल। सो सशस्त्र सीमा बल का SSB का डायरेक्टर जनरल किन्हें बनाया गया है, तो अमृत मोहन प्रसाद जी को बनाया गया है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है ये। और SSB करती क्या है, तो ये इंडिया की वन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है, जिसको 1963 में इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। वर्तमान में ये और भी अदर टास्क को कंप्लीट करते हैं। SSB का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में अवेलेबल है। तो इंडिया नेपाल बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी का काम करते हैं वो SSB वाले करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से रिलेटेड। इन्होंने अभी एक पेड़ माँ के नाम एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, जिसमें आपसे अर्ज किया गया था कि आप सभी एक एक पेड़ लगाएं, और उसी पेड़ को
ट्रैक करने के लिए, उसका डेवलपमेंट या ग्रोथ देखने के लिए आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रखता है आपके लिए। अगला न्यूज़ आता है कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड। तो आपके एग्जाम्स में एक ट्रेंड है कि कई बार फ्यूचर में होने वाले जो गेम्स हैं उसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा वो भी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, स्कॉटलैंड जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 को ऑर्गेनाइज करने वाला है। 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है 2026 वाला, इसको कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है? तो स्कॉटलैंड जो है वो इसको ऑर्गेनाइज करने वाला है। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये गेम्स 1930 में स्टार्ट हुए थे। टोटल 72 मेंबर नेशंस के प्लेयर्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एवरी 4 ईयर में ऑर्गेनाइज किया जाता है और मोर देन 20 स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले जाते हैं और उनके जीतने वालों को मेडल्स दिए जाते हैं। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कॉमनवेल्थ कहाँ होने वाला है 2026 में? तो ऑर्गेनाइज किया जाएगा स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, इंडिया हिस्ट्री बनाने वाला है। आप सभी को पता है कि इंडिया की तरफ से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अपनी तरफ से किसी ह्यूमन पर्सन को इंडिया भेजने वाला है। पहला पर्सन जिसे हमने भेजा था वो थे विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984। तो आप सभी आज भी याद रखते हैं कि फर्स्ट इंडियन पर्सन जो स्पेस में गए थे वो थे राकेश शर्मा। नेक्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि सेकंड पर्सन कौन होने वाले हैं। तो सेकंड पर्सन का नाम है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सियम 4 मिशन को उड़ाएंगे और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड सेकंड पर्सन होंगे, लेकिन राकेश शर्मा इंडिया की तरफ से तो गए थे लेकिन इंडिया ने उन्हें लॉन्च नहीं किया था, उन्हें अदर कंट्रीज के सैटेलाइट्स के थ्रू भेजा गया था। लेकिन एक्सियम 4 मिशन में काम किया जा रहा है कि ये खुद इंडिया के रहेंगे और खुद ये फ्लाइट मिशन को कंडक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट, जैसा कि अभी आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर थे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर लिया और उनके रेजिग्नेशन के बाद आम आदमी पार्टी से आतिशी मारलेना को वहाँ पे जो है नया सीएम अपॉइंट किया गया है। तो दिल्ली की नेक्स्ट सीएम कौन है? आतिशी मारलेना है। नेक्स्ट थिंग, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि दिल्ली की फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थी, वो आप कमेंट करके बताइएगा। आतिशी मारलेना वैसे थर्ड वुमेन सीएम है, फर्स्ट कौन थी वो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट न्यूज़ आता है कंबोडिया से। कंबोडिया के प्राइम मिनिस्टर हुन मनेत ने रिसेंटली ये डिक्लेयर किया है कि कंबोडिया में जो अंकोर वाट का टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जो पहले हिंदू टेम्पल्स था बाद में बुद्धिस्ट टेम्पल्स में कन्वर्ट हो चुका है, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है और वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक प्लेस है। यहाँ पे आप बहुत सुंदर फोटोज क्लिक कर सकते हैं, जैसा आप नीचे एक इमेज देख भी पा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़, जैसा कि हमने देखा कि स्पेस रिलेटेड वर्क में हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इंडिया एक लीडर बनना चाह रहा है इन इवेंट्स में। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नए प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। ये नए प्रोजेक्ट्स क्या क्या होंगे? ये नया प्रोजेक्ट होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जैसे हम लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं ना, वैसे इंडिया का खुद का एक स्पेस स्टेशन होगा। नाम क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया जाएगा। और इतना ही नहीं, चंद्रयान 4 मिशन भी हम लॉन्च करेंगे और अब हम मून के जो सॉइल है उसका सैंपल भी लेकर वापस आएंगे। एंड इतना ही नहीं, हम अपना पहला वीनस मिशन भी करने वाले हैं। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो इन सारे कामों के लिए जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS-1 का जो मॉडल है, आप यहाँ पे ये पूरा एंटायर मॉडल जो है इमेज में देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो 300 से 400 किलोमीटर की हाइट पे अर्थ के जाएगा और वहाँ पे
हमें क्या करने वाला है, ऑब्जर्व करने वाला है। इसमें 20 डेज तक एस्ट्रोनॉट रह पाएंगे, तो इतनी बड़ी फैसिलिटी हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट पार्ट 2028 में स्टार्ट किया जाएगा और टोटल ये फंक्शनल हो जाएगा 2035 तक, इसको बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। इसको भेजने के लिए हम लोग GSLV Mk3 रॉकेट की मदद लेने वाले हैं और जो चंद्रयान 4 मिशन होगा जिसमें हम जाकर मून के सरफेस से चांद की मिट्टी को लेकर वापस आएंगे, वो 2040 तक कंडक्ट करने का टारगेट जो है वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज आता है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल को। अब ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल क्या होगा, तो ये नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में हम लोग GSLV, PSLV जैसे डिफरेंट लॉन्चिंग व्हीकल्स का यूज करते हैं। उन लॉन्चिंग व्हीकल्स से क्या होता है कि वो एक ही बार यूज किए जाते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते, तो दोबारा बनाने में आपको वापस से इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन ये जो न्यू जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन का लॉन्चिंग व्हीकल NGLV बनाया जाएगा, इसको हम बार बार लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। तो इसे बनाने के लिए भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, देखते हैं कब तक बनकर तैयार हो पाता है। नेक्स्ट पर्सन का नाम है हयाओ मियाजाकी। नाम वापस से रिपीट करूंगा, हयाओ मियाजाकी, जो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इमेज देख पा रहे हैं, ये एक फिल्म डायरेक्टर हैं और एक स्टूडियो गिलबिली के को फाउंडर हैं। इन्हें रिसेंटली रैमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर 2024 दिया गया है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड आपको पता होगा, फिलीपींस के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रैमन मैग्सेसे, उनके नाम पे 1957 में स्टार्ट किया गया था और रैमन मैग्सेसे अवार्ड को इंडिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एशिया का नोबेल प्राइज। हालांकि नोबेल प्राइज जो हैं वो अक्टूबर मंथ में अनाउंस होने शुरू हो जाएंगे, तो अक्टूबर मंथ के करंट अफेयर्स में आप लोग नोबेल प्राइज के जो विजेता हैं उनके नाम भी देख पाएंगे, तो उन्हें भी आपको याद कीजिएगा, आपके एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प मिलने वाली है। और ऐसे ही रेगुलर सेशंस में आपके लिए लेकर आता हूँ। कंडीशन एक ही है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। और सेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कंटिन्यू करते हैं। आपने देखा होगा टीवी सोमनाथ जी को, इन्हें इंडिया का कैबिनेट सेक्रेटरी बना दिया गया है, जो कि हाईएस्ट ऑफिशियल पर्सन्स होते हैं, IAS ऑफिसर होते हैं। तो इंडिया का कैबिनेट सेक्रेटरी किन्हें बनाया गया है, टीवी सोमनाथन को बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आपको गौरवान्वित करने वाला है। 63rd नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी श्री कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु में। वहाँ पे विद्या रामराज, जिनकी आप फोटो देख पा रहे हैं, ये विद्या रामराज हैं, इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, ठीक है, 39 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है। और किसमें ब्रेक किया है, तो वुमेन 400 मीटर हर्डल रेस में ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है। हर्डल रेस क्या होती है, ये ट्रैक है, इस पे ऐसे बहुत सारे ऑब्स्टेकल लगे हुए होते हैं, आप भागते हुए आते हो, कूदते हो, फिर कूदते हो, फिर भागते कूदते हुए इसको क्रॉस ओवर करते हो, इसको बोला जाता है हर्डल रेस। 400 मीटर का हर्डल रेस मात्र 56.23 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और इनके पहले जो 39 इयर्स पहले रिकॉर्ड बनाया था, किसने बनाया था, PT उषा ने बनाया था 1985 में। उनको लगे थे 56.80 सेकंड का टाइम, और PT उषा के इस रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया है विद्या रामराजन ने। तो नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा। नेक्स्ट न्यूज़ आती है इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड। इन्होंने 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को अपना अप्रूवल दे दिया है। क्या है ये लॉ कमीशन, क्या काम करता है, कब से काम करेगा, तो इंडिया में जो लीगल सिस्टम है उसमें क्या क्या सुधार करने चाहिए समय के हिसाब से, उसको सजेस्ट करना और उसको कैसे किया जा सकता है,
के लिए रास्ता दिखाने का काम ये लॉ कमीशन करता है। मतलब जो कानून है हमारे यहाँ पे उनमें कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, किस किस चेंज की रिक्वायरमेंट है वो देखने का काम ये करता है। तो कब से कब तक ये लॉ कमीशन काम करेगा? 1 सितंबर 2004 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक ये लॉ कमीशन जो है वो काम करने वाला है। अगली न्यूज आती है अमित शाह जी से रिलेटेड। इन्होंने व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को स्टार्ट कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। आप सभी जानते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्या नाम दिया गया था इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था। किसका प्रोडक्शन इंक्रीज करता था? मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करता था। एंड साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया था, जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन का भी नाम दिया गया था। तो अब उसका सेकंड पार्ट अभी लॉन्च किया गया है ताकि डेयरी सेक्टर को और ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट न्यूज आती है इंडिया और फ्रांस मिलकर एक नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? वरुणा। कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? मेडिटेरियन सी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ऐसे ही इंडिया और यूएसए मिलके एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसका नाम है युद्ध अभ्यास 2024। कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इंडियन नेवी ने 2 नए शिप लॉन्च कर दिए हैं जिनका नाम है मलपे एंड मुल्की। ये दोनों शिप कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाने का काम किया था। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने 2 शिप बनाकर इंडियन नेवी को अवेलेबल करवाए हैं। इन दोनों शिप का नाम क्या है? तो मालपे एंड मुल्की नाम के ये 2 शिप्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर लिया है। कहाँ से किया है? तो उड़ीसा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, ITR चांदीपुर भी कहा जाता है। ये मिसाइल 1000 किलोग्राम का न्यूक्लियर वॉरहेड को लेकर 3000 से 4000 किलोमीटर दूर जाकर अटैक करने के केपेबल है। तो हम लोगों की स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे ही इंडियन आर्मी ने 5th एडिशन ऑफ इंडिया एंड ओमान मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है अल नज़ा को ओमान में कंडक्ट किया। ओमान के सलालाह नाम के प्लेस पे ये एक्सरसाइज किया गया था। जब भी मैं किसी डिफेंस एक्सरसाइज का नाम लेता हूँ तो आपको ये याद रखना है कि उस डिफेंस एक्सरसाइज में किस किस ने पार्टिसिपेट किया, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है और किस जगह पार्टिसिपेट किया गया था, ये इम्पोर्टेंस रखता है। ऐसे ही DRDO स्टार्टिंग में ही बात कर चुका हूँ इसके बारे में। चलिए अब तो फुल फॉर्म कमेंट कर दीजिएगा। इन्होंने इंडियन नेवी के साथ मिलकर एक वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR SEM को लॉन्च किया। ITR चांदीपुर उड़ीसा से इसे लॉन्च किया गया। एक चीज आप देख रहे होंगे, मैं बार बार ITR चांदीपुर का नाम ले रहा हूं, तो याद रखना जब भी हम किसी मिसाइल को टेस्ट करते हैं ना तो ITR चांदीपुर उड़ीसा से इसको टेस्ट किया जाता है। ये परमानेंट है, ठीक है। और जब भी हम लोग बात करेंगे कि हमने कोई रॉकेट लॉन्च किया है, ठीक है, हमने कोई सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो हम लोग श्रीहरिकोटा का नाम बार बार पढ़ेंगे क्योंकि वहीं से हम लोग सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च करते हैं। तो ये 2 प्लेसेस हैं जो नियरली कॉमन रहते हैं। 99% यही रिपीट होते हैं बार बार। कुछ 1% में कहीं स्पेसिफिक कंडीशन से अलग प्लेसेस से किसी रॉकेट को या फिर मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है, तो वो अलग से याद रख लो। बाकी तो प्लेस इनका हमेशा क्या होता है? सेम बना रहता है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही अदर इंफॉर्मेटिव सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। एंड उसके लिए आप हमें वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर डेली लाइव सेशंस के थ्रू इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।